गुड मॉर्निंग, वेलकम टू M2M क्लासेज। 18 जुलाई के करंट अफेयर्स आपके सामने आ गया हूँ लेकर के, और टाइम फिक्स सुबह के 8 बजे। यह क्लास डेली सुबह 8 बजे होती है। सभी से अनुरोध है कि सुबह फिक्स 8 बजे आ जाया करें और इस क्लास को मेरे साथ एंड तक देखा करें। और इस क्लास में मैं 20 से 25 या 30 मिनट का आपका समय लेता हूँ, और इस क्लास में मैं 100 क्वेश्चन के करीब आपके सामने देखता हूँ। तो आपसे कहूँगा कि यह क्लास जो है कम समय में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो इस वजह से इस क्लास को मतलब डेली लिया करें, एक भी दिन मिस नहीं किया करें इसमें। और यह क्लास आपके सामने बाइलिंगुअल रूप में होती है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे इसे देख सकते हैं। तो अब इसे मैं पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ कि किस राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष यानी मनुष्यों और हाथियों के मध्य जो संघर्ष होता है उसको कम करने के प्रयास में गजाहा कोठा नाम का अभियान शुरू किया है। बताइए किस राज्य के द्वारा गजाहा कोठा नाम का अभियान शुरू किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च गजाहा कोठा कैंपेन इन एन एफर्ट रिड्यूस द राइजिंग ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। बिहार, त्रिपुरा, असम या सिक्किम। तो यह शुरू किया गया है असम के द्वारा। आपको बता दूं असम के द्वारा शुरू किया गया है। असम की राजधानी दिसपुर है और असम का जो पहला नाम था वो कामरूप था। याद रखना, असम की राजधानी दिसपुर और असम का पहला नाम कामरूप। और असम से होकर के ही ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और असम में ही माजुली द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप, माजुली, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ये असम में ही स्थित है। और इसमें बता देता हूँ, बढ़ते मानव हाथी संघर्ष के मुद्दे को कम करने के प्रयास में असम ने गजा कोठा अभियान शुरू किया, जिसमें 1200 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं और अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये हाथी संघर्ष और मनुष्यों के मध्य जो संघर्ष होता है इसके कई कारण होते हैं, जैसे हाथियों को रखने के संरक्षण की विधियों में कमी, और इनके प्राकृतिक आवासों का विनाश, मतलब खाद्य सामग्री में कमी, यानी बहुत अधिक कारण है। आगे अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक प्रिज्म, किसके द्वारा लिखित पुस्तक, बताइए किस लेखक के द्वारा प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो का विमोचन किया गया है। द न्यू बुक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो ऑथर्ड बाय होम हैज बीन रिलीज्ड। बताइए किसके द्वारा किया गया है। मुरली श्रीशंकर, विनोद मंकारा, सेल्वा प्रभु, अविनाश सावले। तो बता दूं इसका सही जवाब है विनोद संकारा के द्वारा प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें बता दूं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता लेखक विनोद संकारा की नई पुस्तक का विमोचन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में रॉकेट लॉन्च पैड से किया गया। बता दूं कि ये जो श्रीहरिकोटा है बेंगलुरु में है। इसरो का मतलब सतीश धवन, ये जो अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ से इसरो अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो आंध्र प्रदेश में स्थित है, श्रीहरिकोटा में। और इसमें और देखते हैं कि प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो का अनूठा प्रक्षेपण SDSC सार में आयोजित किया गया, क्योंकि देश के बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के लिए वहां जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं। अभी इंडिया ने हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है 14 जुलाई को। याद रखना 2:35:17 पर किया है ये, और 42 दिन बाद ये चंद्रमा पर पहुंचेगा। ठीक है, चंद्रयान 3। इंडिया इससे पहले 2 चंद्रयान मिशन पहले ही लॉन्च कर चुका है। ये इंडिया का चंद्रयान 3 है, मिशन है। ठीक है, 2008 में, 2019 में और 2023 में। आगे अब इसमें देखते हैं किसकी आत्मकथात्मक कृति माई लाइफ एज अ कॉमरेड का विमोचन किया गया है। माई लाइफ एज अ कॉमरेड का विमोचन किया गया है, ये किया गया है के शैलजा के द्वारा। आगे किसके द्वारा लिखित किताब द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकॉन्स्ट्रक्शनिंग
इंडियाज अर्बन स्पेसेज का विमोचन किया गया है? ये किया गया है फिरोज वरुण गांधी के द्वारा। आगे किसके द्वारा लिखित पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन किया गया है? ये डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा। किसके द्वारा हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी गई है? द गोल्डन ईयर्स याद रखना, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, बताइए। विच कंट्री हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर हैज बीन कन्फर्ड ऑन पीएम मोदी? बताइए प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? लीजन ऑफ ऑनर एंड लीजन ऑफ ऑनर मिला है किस देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार? आपको बता दूं ये पुरस्कार है फ्रांस का, सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमेनुएल मैक्रो के द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। मोदी 13 जुलाई को 2023 को यहाँ एलिसी पैलेस फ्रांस में, याद रखना, फ्रांस में एलिसी पैलेस में थे, जहाँ उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, किंग चार्ल्स तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल, बुट्रोस घाली संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव सहित अन्य प्रमुख विश्व नेताओं की श्रेणियों में शामिल हो गए। लीजन ऑफ द ऑनर दिया गया फ्रांस का। आगे किस सरकारी निकाय ने CSR कार्य के लिए ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जीता है? सरकारी निकाय ने CSR कार्य के लिए ग्लोबल गोल्ड अवार्ड ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने जीता है। किस राज्य के हाउसिंग बोर्ड को रियल एस्टेट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? ये राजस्थान को दिया गया है रियल एस्टेट का। यूके में ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? यूके में ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ड अवार्ड 2023 दिया है? चेन्नई मेट्रो को दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन, जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है, के तहत किस राज्य को हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है हुडको पुरस्कार से। आगे अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? बताइए एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? बताइए विच हैज बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट ऑब्जर्वर स्टेट ऑन एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग? बताइए UAE, ईरान, इराक या सऊदी अरब? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, UAE बना है, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसमें जो कनाडा में, याद रखना UAE को कनाडा के वैंकूवर में इस सप्ताह होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल रीजनल बॉडी यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग यानी APG के पूर्ण सत्र में पर्यवेक्षक की स्थिति के साथ भाग ले रहा है, उसके लिए इसे चुना गया है और यह अरब का पहला देश है। और इसकी UAE की जो राजधानी है अबुधाबी है और इसका पड़ोसी देश सऊदी अरब है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी अरब में आपको बता दूं जो मरुस्थल है वहाँ का प्रसिद्ध है, एक नाफूद है सऊदी अरब में, एक हमद है और एक रबल खाली मरुस्थल है। और अरेबियन मरुस्थल जो है UAE में भी आता है, जो अरेबियन मरुस्थल है उसका कुछ हिस्सा UAE के अंतर्गत आता है, सऊदी अरब में भी आता है। यमन और सीरिया 4 देशों से संबंधित है अरेबियन मरुस्थल, याद रखना ये अरब के देश हैं, सऊदी अरब, अरेबिया, ये सभी। आगे देखते हैं और जो इसके क्या बोलते हैं, इसके सऊदी अरब के जो वहाँ के जो खलीफा हैं जो शासन करते हैं इसमें UAE में, उनका नाम है बिन जायद अल नहायान, याद रखना, अभी बने हैं हाल ही में।
किस देश ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेनिंग योजना शुरू की है? किस देश ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेनिंग योजना शुरू की है? ये की है यूनाइटेड किंगडम ने। किस देश ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? किस देश ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? याद रखना, ये ओमान के द्वारा रखा गया है। और जो योग दिवस मनाने की शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। 2015 से स्टार्टिंग हुई थी। 21 जून को हर साल मनाया जाता है योग दिवस, याद रखना। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? समलैंगिक विवाह को ये बना है एस्टोनिया। एस्टोनिया के बारे में आपको बता दूं कि एस्टोनिया जो है एक बाल्टिक देश है। बाल्टिक देशों में जो 3 देश हैं, पहला है एस्टोनिया, उसके बाद है लिथुआनिया और तीसरा है लातविया। याद रखना, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, ये तीनों बाल्टिक देश हैं। इसके ऊपर स्थित हैं स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं, जो इसके ऊपर हैं, जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। याद रखना, स्कैंडिनेवियन जो देश हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इसमें और महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ। स्कैंडिनेवियन देशों में, जो स्कैंडिनेवियन देश हैं, इनमें भौगोलिक रूप से तो केवल नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को शामिल किया जाता है, ठीक है। लेकिन भाषा और संस्कृति के आधार पर देखा जाए तो इसमें डेनमार्क और आइसलैंड को भी शामिल कर लेते हैं। तो इस वजह से स्कैंडिनेवियन देशों में पाँच देश हो जाते हैं कुल: आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, ठीक है। और कोई बता सकता है बाल्कन देश कितने? बाल्कन देश बताइए कितने बाल्कन देश? और ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के बारे में बता देता हूँ आपको कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं, एक तो इंग्लैंड आता है, ठीक है, इंग्लैंड। एक आता है इसमें स्कॉटलैंड, कौन सा? स्कॉटलैंड। और एक वेल्स आता है। याद रखना, 3 देश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। और जो यूनाइटेड किंगडम है उसके अंतर्गत आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन आता है। यानी ग्रेट ब्रिटेन के ये संयुक्त तीनों देश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये तीनों ग्रेट ब्रिटेन में आ गए, याद रखना। और उत्तरी आयरलैंड को और जोड़ देते हैं इसमें। ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं, तो इस वजह से इसे संयुक्त रूप से कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। यानी छोटा तो है ग्रेट ब्रिटेन और बड़ा है यूनाइटेड किंगडम। दोबारा से बताता हूँ, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, तथा यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, यानी इसी में उत्तरी आयरलैंड को और जोड़ दो। आगे अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कि किस देश में आयोजित संयुक्त समुद्री बल यानी CMF द्वारा संचालित ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में INS सुनयना ने भाग लिया है? बताइए किस देश में आयोजित हुआ है संयुक्त समुद्री बल अभ्यास CMF? नहीं, किस देश में आयोजित संयुक्त समुद्री बल CMF है, जिसके द्वारा संचालित ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में INS सुनयना ने भाग लिया है? किस देश में बताइए? INS सुनयना हैज पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस 2023 कंडक्टेड बाय कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स CMF ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी सेशेल्स या ईरान। बताइए। तो इसका सही जवाब है सेशेल्स में। 10 जुलाई से 12 जुलाई तक सेशेल्स में आयोजित तथा संयुक्त समुद्री बल CMF द्वारा संचालित ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में INS सुनयना ने भाग लिया है। भारत इस CMF का सदस्य नहीं है, याद रखना, भारत इसका सदस्य नहीं है, फिर भी इसमें भाग लिया है। यात्रा के दौरान अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेशेल्स रक्षा बलों और समुद्री पुलिस UN4 के सदस्य देशों की भाग लेने वाली नौसेनाओं के कर्मी व्यापक रूप से इसमें भाग लिया है उन्होंने भी। आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है?
सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है एक रक्षा मंत्री ने, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये कोची में किया गया है। आ गया INS सुनैना ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया है? ये केन्या की राजधानी नैरोबी है, याद रखना। जो भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं देश, उसमें से एक है केन्या। जैसे भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं, आपको बता देता हूँ कि भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले देशों में साओ टोम प्रिंसिप, गबोन, कांगो गणराज्य, केन्या, युगांडा और सोमालिया, ये भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं देश। ठीक है, याद रख लेना इन्हें। याद रखना भूमध्य रेखा पर जो 13 देश पड़ते हैं वो बता देता हूँ कि वो संयुक्त राज्य, वो जो दक्षिणी महाद्वीप है उसमें, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसमें पड़ते हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील विषुवत रेखा पर। और अफ्रीका में पड़ते हैं साओ टोम प्रिंसिप, गबोन, कांगो गणराज्य, केन्या, युगांडा और सोमालिया। और जो एशिया महाद्वीप है उसमें पड़ते हैं, सबसे पहले पड़ता है उसमें इंडोनेशिया, उसके बाद पड़ता है पापुआ न्यूगिनी और किरिबाती। नहीं, पापुआ न्यूगिनी नहीं, ब्रुनेई का जो मालदीव का हिस्सा है वो पड़ता है इस पर। कोई बता सकता है विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है विषुवत रेखा को? और भारत में जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना। और लिम्पोपो नदी है अफ्रीका महाद्वीप में, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। जो ये विषुवत रेखा है इसको 2 बार काटती है कांगो नदी अफ्रीका में, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें किस राज्य के ओथूर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रमाण पत्र दिया गया है? बताइए किस राज्य का है ओथूर पान? बताइए विच स्टेट ऑथर बीटल लीव्स हैव रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग सर्टिफिकेट? कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। बताइए किस राज्य के द्वारा आथूर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेत दिया गया है? भौगोलिक संकेत आपको बता दूं, GI टैग जो अधिनियम है 1999 का अधिनियम है और यह लागू हुआ था 2003 से, और यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। जो GI टैग दिया जाता है यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है और 1999 का अधिनियम है, 2003 से लागू हुआ। और पेटेंट जो दिया जाता है वो 20 वर्ष के लिए दिया जाता है, याद रखना, पेटेंट 20 वर्ष के लिए। यह जो शुरू किया गया है आथूर पान के पत्तों के उत्पादन के लिए, यह तमिलनाडु में शुरू किया गया है, याद रखना। आगे क्वेश्चन, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस राज्य के कारी ईसाद आम को GI टैग दिया गया है? कारी ईसाद आम को GI टैग दिया गया है, यह कर्नाटक का है कारी ईसाद आम। किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मातानी पछेड़ी को GI टैग दिया गया है? मातानी पछेड़ी, ये गुजरात की है मातानी पछेड़ी, याद रखना, और इसको GI टैग दिया गया है। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग दिया गया है? कांगड़ा चाय, याद रखना, कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की है और इसको GI टैग दिया गया है अभी। वित्त वर्ष 2022-23 में अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए कौन सा राज्य GI टैग में सबसे आगे है? 2022-23 में अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए कौन सा राज्य GI टैग में सबसे आगे है? केरल, याद रखना, केरल। किस राज्य के मनामदुरई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग दिया गया है? मनामदुरई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग दिया गया है, ये तमिलनाडु के। आगे सबसे ज़्यादा प्राप्त GI टैग की लिस्ट में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? सबसे ज़्यादा जो GI टैग तो मिले हैं केरल को, उसमें दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, याद रखना। आपको बता दूं कि कोई बता सकता है कि जो राष्ट्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं? जैसे उत्तर प्रदेश का हो गया कथक, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और उड़ीसा का ओडिसी नृत्य, असम का सत्रिया, याद रखना, असम का है सत्रिया। बिहू तो वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, लेकिन जो क्लासिकल नृत्य है वो सत्रिया है असम का। और एक और है इसमें मणिपुर का है मणिपुरी नृत्य, याद रखना। तो ये 8 क्लासिकल नृत्य हैं इंडिया के।
आगे क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस राज्य में देश की पहली स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की गई है? किस राज्य की पहली स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी, बताइए किस राज्य की है ये? बताइए इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स एंड ब्रेक डांस अकादमी विल बी सेटअप? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या हरियाणा? तो ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, याद रखना। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गई, यहाँ भोपाल में ही स्थापित की गई है यह ब्रेक डांस अकादमी, और यह देश की पहली ब्रेक डांस अकादमी होगी। और इसके लिए अमेरिका से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। वी बॉयज और वी गर्ल्स 2 इवेंट होंगे इसमें, याद रखना। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीजी कैडेट महिला कौन बनी है? पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली ये बनी है शालिनी सिंह। आगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? विस्तारा एयरलाइन है भारत की पहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दी है? ये दी गई है कोच्चि में, केरल का शहर है कोचीन में दी गई है, याद रखना। किस राज्य की उस्मानाबाद जिला अदालत राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की है? ये महाराष्ट्र की है, और यह भारत की पहली बन गई है ई कोर्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है? किस राज्य के द्वारा विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना शुरू की गई है? बताइए किस राज्य के द्वारा? बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना ये शुरू की गई है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना। और इसी क्रम में बजट में 2023-24 में राज्य के अल्प आय वर्ग के महिलाओं, कामगारों, विभिन्न वंचित वर्ग तथा हस्तशिल्प, माटीकला इत्यादि से जुड़े लोगों के लिए राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू की गई है। ठीक है, आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? बताइए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य की है? ये की है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से बना था, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। छत्तीसगढ़ के बारे में बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था। उसी के साथ 2 राज्य और बने थे, जैसे 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड बिहार से, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से से बना था। और इसके छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, याद रखना। आगे क्वेश्चन है इसमें, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? मिशन लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट ये किया है असम के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा मानववादी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल शुरू की गई है? गजमित्र पहल ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने, ये विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, इनके द्वारा किस देश में भारत महोत्सव का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है? ये कुवैत में शुरू किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड ऑन, बताइए 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या 17 जुलाई? ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। हर साल 17 जुलाई के दिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी कहा जाता है, याद रखना। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट कि 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस, और 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और 5 अप्रैल को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस।
और 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। दोबारा से देखते हैं बैक साइड में कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, 5 अप्रैल को ही राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस। तो आगे अब इसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए सागर संपर्क प्रणाली लॉन्च की गई है? बताइए केंद्रीय मंत्री हैं, कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिनके द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए सागर संपर्क प्रणाली लॉन्च की गई है? सागर संपर्क, बताइए विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द सागर संपर्क सिस्टम फॉर एक्यूरेट नेविगेशन इन द मैरीटाइम डोमेन? बताइए अमित शाह के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा या अश्विनी वैष्णव के द्वारा? बताइए। ये शुरू किया गया है ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। समुद्री क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री हैं ये सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री। और इनके बारे में बता देता हूँ, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव ये रेल मंत्री हैं, याद रखना। और ये सर्बानंद सोनोवाल हैं केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री। इनके द्वारा स्वदेशी अंतर वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली यानी DGNSS सागर संपर्क शुरू की गई है। सागर संपर्क का प्राथमिक उद्देश्य ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS में पाई गई त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक करके पोजीशनिंग डेटा को सटीकता में सुधार करना है। आगे अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारतीय नौसेना के किस सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल तक उत्कृष्ट सेवा के बाद मुक्त कर दिया गया है? बताइए भारतीय नौसेना के किस पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल तक सेवा करने के बाद उसे मुक्त कर दिया है यानी रिटायर कर दिया गया है? INS मगर को। INS मगर भारतीय सेना ने किस राज्य में मंडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया है? बताइए भारतीय सेना ने किस राज्य में मंडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में बुलंद भारत अभ्यास, ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है इसका आयोजन। भारत और किस देश की नौसेना ने 3 से 10 मई 2023 तक समन्वित पेट्रोल कॉर्पेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया है? कॉर्पेट का यह थाईलैंड के साथ किया है भारत ने। भारत और किस देश के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 आयोजित किया गया है? ये इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ शुरू किया गया है भारत का, और इसका संस्करण था ये 23वां। आपको मैं कुछ युद्ध अभ्यास के बारे में बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है कि भारत किस किस देश के साथ किस किस अभ्यास को करता है। जैसे फ्रांस के साथ करता है भारत एक फिंजेक्स नाम का युद्ध अभ्यास है जिसे भारत फ्रांस के साथ करता है। गरुड़ अभ्यास को भी भारत फ्रांस के साथ करता है, वरुण को भी करता है। वरुण के साथ शक्ति लगा दो तो ये वरुण शक्ति ये इंडोनेशिया के साथ करता है भारत। और एक काजिंद युद्ध अभ्यास है, भारत इसे कजाकिस्तान के साथ करता है काजिंद अभ्यास को। और सूर्य किरण अभ्यास को भारत नेपाल के साथ करता है सूर्य किरण को, ठीक है। गरुड़ शक्ति के बाद में लगा दो तो वो इंडोनेशिया के साथ हो गया। और जो मालाबार अभ्यास है उसमें भारत क्वाड के जो देश हैं भारत सहित उन सभी जो 4 देश हैं भारत, अमेरिका, USA और भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों देश मिलकर के मालाबार युद्ध अभ्यास को करते हैं। और उसके सिंगापुर के साथ करता है भारत एक अभ्यास है सिम्बेक्स, और श्रीलंका के साथ करता है सिलिनेक्स। सिंगापुर के तो साथ करता है सिम्बेक्स और श्रीलंका के साथ सिलिनेक्स, याद रखना। और एक उदार शक्ति है, उदार शक्ति करता है भारत मलेशिया के साथ, उदार शक्ति याद रखना मलेशिया के साथ। और वोस्तोक अभ्यास करता है रूस के साथ, वोस्तोक,
ठीक है, वोस्तोक अभ्यास करता है रूस के साथ। और एक और प्रमुख अभ्यास है आपके सामने बोंगो सागर। बोंगो सागर करता है भारत बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ करता है। संप्रीति अभ्यास भी करता है बांग्लादेश के साथ। और धर्म गॉर्जियन करता है भारत बांग्लादेश उसके जापान के साथ। धर्म गॉर्जियन उसके जापान के साथ। और कोंकण अभ्यास है एक, उसे उसके साथ करता है मतलब इंग्लैंड के साथ, ठीक है, याद रखना। और खंजर अभ्यास करता है किर्गिस्तान के साथ। ये महत्वपूर्ण अभ्यास थे, मैंने कुछ आपको बता दिए, याद कर लेना इन्हें अच्छे से। आगे देखते हैं अब। और एक जिम्मेक्स अभ्यास हो रहा है, उसे जापान के साथ करता है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं इसमें कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। आपको बता, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। और जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इनका प्रावधान किया गया है। और ये जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान आर्टिकल 39 में किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट आर्टिकल 39 में किए गए हैं कि नागरिकों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगा, राज्य का कर्तव्य होगा। और सार्वजनिक संपत्ति और उसकी सुविधाएं, उससे संबंधित सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। और पुरुष और महिला दोनों को यह समान कार्य के लिए समान वेतन भी उपलब्ध कराएगा। और नागरिकों के स्वास्थ्य की भी देखभाल करेगा और बच्चों को खुशनुमा माहौल, यह सभी आर्टिकल 39 में। और आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 44 में, याद रखना, कौन से में, 44 में, कॉमन सिविल कोड को, समान नागरिक संहिता का। और जो पंचायतों से संबंधित प्रावधान था वो आर्टिकल 40 में किया गया था, ठीक है, याद रखना। आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है। प्रधानमंत्री का सचिवालय या गृह मंत्रालय के अधीन होता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था। ये पी षणमुखम सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत के पहले वित्त मंत्री थे ये पी षणमुखम सेठी के द्वारा। और यह 1947 से लेकर के 1949 तक भारत के पहले वित्त मंत्री रहे थे पी षणमुखम सेठी, जिनके द्वारा भारत का पहला बजट 1952 में जारी किया गया था। आगे, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान तो भारत का है, याद रखना। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, यूएसए का। और विश्व का सबसे पहला संविधान देखा जाए तो अलिखित है, यानी लिखा हुआ नहीं है, वो है इंग्लैंड का, जो 2015 में वहाँ के महाराजा के द्वारा जो इंग्लैंड के कुछ नागरिकों को अधिकार दिए गए थे, तो वो संबंधित है, इंग्लैंड का संविधान है 2015 का। इंग्लैंड का उन्हें मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो वहाँ के नागरिकों को दिए गए थे। आगे, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ये शहनाई से संबंधित हैं। ये मैंने पता है कब याद किया था, मैं जब क्लास 6, 7 या 8 में पढ़ता था, तब न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि थम गई शहनाई। तो ये तब पढ़ा था मैंने कि थम गई शहनाई, तभी इनका निधन हुआ था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। तो तभी से अब तक याद है मुझे कि शहनाई से संबंधित हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आगे, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी ये अमेजन नदी है। विश्व की नदी, सबसे बड़ी नदी मतलब बहाव क्षेत्र के आधार पर तो सबसे बड़ी है अमेजन, लेकिन लंबाई के आधार पर देखा जाए तो वो नील नदी है। नील नदी की लंबाई 6600 कुछ किलोमीटर के करीब है। और जो अमेजन है इसकी लंबाई 6400 कुछ किलोमीटर के आसपास है। तो लंबाई में तो पहली है नील और दूसरी है अमेजन, लेकिन उसके क्षेत्र के, यानी अपवाह क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो अमेजन है पहले नंबर पर। और ब्राज़ील में बहती है अमेजन नदी। और नील नदी जो है मिस्र का वरदान कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से होकर के बहती है। सूडान और ब्लू नील और वाइट नील के संयुक्त मिश्रण के संयुक्त रूप से मिलने के बाद ये नील नदी बनती है। आगे, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ ये राणा कुम्भा ने बनवाया था, याद रखना। आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया। यह अकबर के द्वारा बनवाया गया। और जो दिल्ली का लाल किला है उसको बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। और दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा, याद रखना। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा। और आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने और दिल्ली के लाल किले का शाहजहाँ ने। और ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने ही कराया था, याद रखना।
इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार में, ठीक है। जो निकोबार का दक्षिणी पॉइंट है उसमें है इंदिरा पॉइंट, और ये 6 डिग्री चैनल के द्वारा सुमात्रा इंडोनेशिया से अलग होता है। आगे अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद जिले में हैं। आगे डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है, और ये जो अजंता की और एलोरा की गुफाएं ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाई गई थी, याद रखना। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है, ये कोलकाता में स्थित है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी। साइलेंट वैली स्थित है, केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में, और फूलों की घाटी उत्तराखंड। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, यह श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा की गई थी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आगे पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, मिल्क फीवर पशुओं में यह कैल्शियम की कमी के कारण होती है, याद रखना। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, रक्त को फिल्टर किया जाता है गुर्दे के द्वारा। और ये बताओ मूत्र में जो गंध आती है वो किसकी वजह से आती है, मूत्र में गंध आती है अमोनिया गैस की वजह से, ठीक है, याद रखना। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था अशोक का पहला शिलालेख 1837 में। लेकिन 1750 में इसकी यानी 1750 में जो दिल्ली मेरठ स्तंभ है जिसकी खोज की गई थी 1750 में टी कैंथेलर के द्वारा की गई थी, टी कैंथेलर के द्वारा। और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख ही खोजा गया अशोक का सबसे पहला स्तंभ लेख था। और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख भी था, यह 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। जो अशोक का सबसे पहले पढ़ा गया वो शिलालेख था या अभिलेख था, वो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख था, ठीक है, शिलालेख नहीं स्तंभ लेख था दिल्ली टोपरा, और जिसको पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। और यह हरियाणा के अम्बाला से प्राप्त हुआ था, ये जो सबसे पहले पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और वो जो दिल्ली मेरठ था उसको भी इसके द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है, याद रखना। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये उपगुप्त के प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके महेंद्र और संघमित्रा 2 पुत्र और पुत्री थे, तो इसने उन दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, किस सुल्तान ने, यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी दिल्ली से दौलताबाद। आपको तुगलक वंश के बारे में बता देता हूँ कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 में। और दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला ही तुगलक वंश है, जो 1320 से लेकर के 1414 तक रहा था। और इसी में शासन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसका वास्तविक नाम था जोना खां। और इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी कहा जाता है। और इसका एक काजी था जिसका नाम था इब्न बतूता, और इब्न बतूता के द्वारा ही रहला नामक एक पुस्तक लिखी गई थी, रहला नामक, याद रखना। और जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था इसके समय में कुल 27 विद्रोह हुए थे, क्योंकि ये पागल सुल्तान था इसकी, और ये पढ़ा लिखा भी बहुत था, अरबी और फारसी का भी ज्ञाता था। और इसकी बातें तो ना जनता के समझ में आती थी ना इसे जनता के, तो इस वजह से इसके शासन में कुल 27 विद्रोह हुए थे, जिसमें से उत्तर भारत में हुए थे 7 विद्रोह तथा दक्षिण भारत में 27 विद्रोह, यानी कुल तो 37 हुए थे, दक्षिण भारत में 27 और उत्तर भारत में 7 विद्रोह हुए थे। और इसने अपने शासन काल में 5 प्रयोग किए थे अपने साथ, उसमें शासन काल में 5 प्रयोग इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 प्रयोग किए थे कुल, जिसमें पहले तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, फिर विद्रोह होगा जिस कारण 2 वर्ष बाद फिर इसने दिल्ली स्थानांतरित, बाद में फिर दिल्ली कर दी। और दूसरा प्रयोग किया था इसने दोआब क्षेत्र में कर को बढ़ा दिया था, और उसी साल वहाँ पर सूखा पड़ गया था, इस वजह से फिर ये उसका दूसरा प्रयोग भी असफल हो गया। फिर तीसरा किया था इसने
खुरासान अभियान किया था, फिर उसमें भी ये विफल रहा था। और फिर चौथा प्रयोग किया था इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, उसमें भी असफल हो गया। पांचवा किया कराचिल अभियान, उसकी भी उसमें कराचिल मतलब कुमाऊं क्षेत्र को कहते हैं कराचिल, उसमें अभियान किया था इसने, तो उसमें भी असफलता मिली इसे। तो इसलिए इसे पागल सुल्तान की संज्ञा दी गई है। जो इतिहासकार हुए थे इसमें, तो उनके द्वारा, याद रखना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा भारत इन पेरिस अभियान को एक छोटी मैराथन के साथ हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने भारत इन खेल मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर। भारत इन पेरिस अभियान को एक छोटी मैराथन के साथ हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है। ये नई दिल्ली से शुरू किया है, याद रखना। किस देश के द्वारा 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए जीतेंगे हम अभियान को प्रारंभ किया गया है? ये अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। किस देश के, किसके द्वारा 2023 में? ये भारतीय उद्योगपति हैं अडानी ग्रुप, उनका ग्रुप है अडानी ग्रुप, इसके द्वारा शुरू किया गया है अभियान जीतेंगे हम अभियान। आगे, किस राज्य सरकार ने ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य रखा है? ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा रखा गया है। आगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया? दीदीर सुरक्षा कवच अभियान ये पश्चिमी बंगाल के द्वारा किया गया है। जो दीदी हैं वहाँ की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, उनके द्वारा, ठीक है। खेला होवे मिशन पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है। दोस्तों, ये 18 जुलाई के करंट अफेयर्स मैंने आपके सामने देखे, तो कैसे लगे आपको बताइए, कितना समझ में आया, कितने काम के लगे आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छे लगे, बुरे लगे, कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते रहें, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहें। कल मिलते हैं 19 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय।